हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनामिका और हम फिर से आपके इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। सॉरी फॉर द डिले। आई नो कि मैं 2-3 दिनों से लेसन नहीं पोस्ट कर पा रही, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इवन वी हैव अ पर्सनल लाइफ, सो कुछ पर्सनल वर्क भी हमें हो सकते हैं, राइट? तो आपको इसमें डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि ये सीरीज कंप्लीट होगा या नहीं, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी या नहीं। जरूर होगी। अगर थोड़ा सा लैक होता है, कभी लेसन पोस्ट नहीं हो पाता, दैट डजंट मीन कि होगा भी नहीं, ये जरूर होगा। बस आप थोड़ा सा टाइम का वेट करिए और तब तक अगर ये लेसन नहीं पोस्ट हो रहा है तो आगे अपनी जो भी सीरीज यहाँ पे चल रही हैं, पायल गुप्ता मैम की चल रही है और भी अदर एजुकेटर्स डेली यहाँ पे लेसन पोस्ट कर रहे हैं, आप तब तक उनको भी देख लिया कीजिए। ओके, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे आज एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या वजह बनी कि अंग्रेज और मराठास एक दूसरे से उलझने शुरू हो गए और किस तरीके से इसने जो है बैटल, एक सीरीज वाला जो बैटल था एंग्लो मराठा वॉर, उसको जन्म दिया और किस तरीके से क्या वजह थी कि मराठास की इनमें हार होती है। वो कौन कौन से रीजंस थे जिनने मराठा की डिफीट को जो है वो सिक्योर कर दिया था और यहाँ पे किस तरीके से अंग्रेज जो है वो उभर के आए थे, विक्टोरियस हुए थे। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ आपके मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ। बट बिफोर दैट अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिक वे में अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो। नया बैच जो है आपका स्टार्ट होने वाला है 20 जुलाई से। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको यूज करना है रेफरल कोड RANK10 सो दैट यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम दिस 10% डिस्काउंट। जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी वो आपको फुल सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज होंगे एनालिसिस के साथ। उसके बाद आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं ताकि आपके जो भी डाउट पढ़ाई के दौरान आ रहे हैं उसको आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी ताकि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए एक साथ प्रिपेयर हो पाओ। आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी कि जो भी आपकी फीस स्ट्रक्चर है फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। Type it in comment box if you're facing any difficulty while subscribing. Do not forget to use the referral code RANK10 guys. Okay? So हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अगर कुछ याद हो आपको, हमने डिस्कस किया था एंग्लो मैसूर वॉर तक। हमने देखा था किस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से ये मैप जो है वो चेंज होना शुरू हो गया था। टीपू सुल्तान कौन थे और उनका क्या रोल था, किस तरीके से उन्होंने मैसूर के लिए, वॉर के लिए अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक लीडरशिप प्रदान की थी। उसके बाद हमने देखा था कि क्या हुआ था मैसूर का आफ्टर टीपू, है ना। फिर हमने एक लेसन को ग्लांस की तरह देखा था कि, और मैंने आपको बताया भी था कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि कौन थे यहाँ पे गवर्नर जनरल इस टाइम में, सेकंड में, फर्स्ट में, और क्या क्या वो टाइम पीरियड था। ये क्रोनोलॉजी अरेंज करना और ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते थे। कुछ मेंस के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। आप इसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दो ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, कितने टाइम में कितना बड़ा आंसर आप लिख पा रहे हो। 200 वर्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एंग्लो मराठा स्ट्रगल जो सुप्रीमेसी के लिए होनी शुरू हुई थी वो क्यों होनी शुरू हुई थी, क्या वजह क्या थी इसकी, क्यों ये दोनों उलझने शुरू हो गए थे। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। राइज ऑफ मराठास के साथ साथ ये जो स्ट्रगल होना शुरू हुआ था उसके बारे में। जब मुगल अपने डिक्लाइन पे थे, मुगलों का जब डिक्लिनेशन हो रहा था, तो यहाँ पे एक एम्पायर बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा था, वो थे मराठास। इनको चांस यहाँ पे मिला था अपने आप को इमर्ज करने का। बहुत सारे जो पोर्शंस थे वो कंट्री के उन्होंने अपने कब्जे में लिए और उसके बाद बहुत सारे जो यहाँ पे ट्रिब्यूट्स थे, जो एरियाज थे, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। और यही मैं टाइम की जो बात कर रही हूँ वो है आपका लेट 18th सेंचुरी या मिड 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर वाला, ठीक है। यहीं पे ये सारी चीजें होती हैं और यहीं पे ये वॉर होके खत्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो इनके इमर्जेंस के बाद डिक्लिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो सबसे पहले इनका जो ग्रुपिज्म होना शुरू हो जाता है और दूसरा बैटल ऑफ पानीपत। ये दो चीजें जो थी इनके लिए बहुत ही घातक साबित होती हैं। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होने के बाद जब अहमद शाह अब्दाली ने इन्हें डिफीट किया था तो सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो रहे थे। तो इन्होंने अपने आप को रीग्रुप करना शुरू किया
और उसके बाद अपने स्ट्रेंथ को जो है वो रीगेन करना शुरू किया, और उसके बाद एक पोजीशन जो है अपनी इंडिया में इन्होंने बरकरार रखनी शुरू की। बाजीराव फर्स्ट जो थे, जो कि 1720 से 40 के टाइम में रूल कर रहे थे, उनको कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवास। पेशवास क्या होते थे? उनके मराठास के टाइम में पेशवा एक जो मिनिस्टर होते थे उनको कहा जाता था, ये ध्यान में रखिएगा। और उन्होंने बहुत सारी कॉन्फेडरेसी जो संधि है वो करनी स्टार्ट कर दी थी। जो भी मराठा चीफ थे उन्होंने बहुत ज्यादा अपने पावर को एक्सपैंड करने के लिए, अपने रीजन को एक्सपैंड करने के लिए कॉन्फेडरेसी में लाना अपने आप को शुरू कर दिया था, ताकि वो अपना रीजन जो है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, बढ़ा सके। जो मराठास फैमिलीज थी, जो प्रोमिनेंट फैमिली थी, वो अलग अलग इमर्ज होनी शुरू हुई, जैसे कि गायकवाड़ बड़ौदा के, भोसलेज नागपुर के, होलकर इंदौर के, सिंधियास ग्वालियर के और पेशवास पुणे के। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है कि भोसलेज कहाँ के थे, सिंधियास कहाँ के थे, पेशवास कहाँ से बिलोंग करते थे, ये सारी चीजें। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा भी जा चुका है। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये होती है ना कि जब इनका ग्रुपिज्म स्टार्ट हो जाता है तो इसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं। उन्होंने अपने आप को मराठा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। तो ये जो लास्ट क्वार्टर था 18th सेंचुरी का और जो फर्स्ट क्वार्टर था 19th सेंचुरी का, उसी में बीच में ये मराठास और इंग्लिश जो है वो क्लैश करना शुरू कर दिए थे, अपनी अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को साबित करने के लिए। और उसके बाद एंड में आपको पता है रिजल्ट क्या होता है, इंग्लिश ही विक्टोरियस होते हैं। और यहीं पे आपका ये जो है डिसइंटीग्रेशन मराठास का वो होना शुरू हो जाता है। किस तरीके से होता है? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब आप डिस्कस करोगे तब आपको थोड़ी चीजें पता चलेंगी कि क्या वजह रह गई थी इसकी। तो जो डिफीट हुई थी, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसके बाद जो है इनकी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बदलनी शुरू हो गई थी। जब पेशवा, जो थर्ड पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जो इनकी डेथ हो जाती है 1761 में, और उसके बाद जो एक शॉक मिलता है इनको बैटल ऑफ पानीपत का, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का 1761 में, ये दोनों ने इनको जो है बहुत ज्यादा वीकन कर दिया था। तो थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव के बाद उनके जो बेटे थे माधव राव, उन्होंने उनको सक्सीड किया, उन्होंने गद्दी संभाली। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मराठा पावर और उनकी टेरिटरी को, जो भी बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने लूज किया था, उसको वो रीगेन कर सके, और बहुत सारी कोशिशें उन्होंने करी। लेकिन इधर इंग्लिश भी जानते थे कि मराठास किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उनकी पावर किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने भी अपनी जद्दोजहद जो है वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। तो जब एक चीज सबसे और ज्यादा खराब होती है यहाँ पे कि माधव राव की डेथ हो जाती है 1772 में। अब यहाँ पे टशल स्टार्ट होता है उनकी अपनी ही फैमिली मेंबर्स के बीच में। यहाँ पे उनके जो नारायण राव थे, ब्रदर थे, वो पेशवा बनाए जाते हैं, और उधर साइड रघुनाथ राव भी जो है वो पेशवा बनना चाहते थे। ठीक है, तो गद्दी के लिए ही ये सारी चीजें जो है वो शुरू होती हैं। तो यहाँ पे जो उनके लिए जो है हेल्प करने आते हैं कौन? अंग्रेज। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में साइन की जाती है, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि रघुनाथ राव को जो है वो सलसट एंड बसीन वाला एरिया देना पड़ेगा अंग्रेजों को, और उसके बदले में वो 2500 जो सोल्जर्स हैं उनको देंगे रिटर्न में। अब यहाँ पे ब्रिटिश और आर्मी जो थी रघुनाथ राव की, उन्होंने अटैक कर दिया पेशवा पे, और उसके बाद पेशवा जो थे उस समय कौन थे? नारायण राव, और उनके ऊपर उन्होंने जीत हासिल करी। अब ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल जो कि किसके अंडर था? वैरन हास्टिंग के अंदर में था। ध्यान में रखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल आपके वैरन हास्टिंग थे। तो उनके अंडर, उनके जो लीडरशिप में उन्होंने जो है इस ट्रीटी को खारिज कर दिया और एक नई ट्रीटी बनाई, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा गया था। ये 1776 में साइन किया गया था। किसके किसके बीच में? कैलकाटा काउंसिल और नाना फैंडविस। नाना फैंडविस कौन थे? एक मराठा मिनिस्टर थे। इन दोनों के बीच में जो है ये ट्रीटी साइन की जाती है। इसके द्वारा ये कहा जाता है कि रघुनाथ राव को पेंशन दिया जाएगा, और उसके बाद जो सासर वाला एरिया है वो ब्रिटिश अपने अधीन रखेंगे, रिटेन करेंगे उस टेरिटरी को। बट जो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट बॉम्बे में थी, उन्होंने इस ट्रीटी को वायलेट किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? रघुनाथ राव को शरण दे दी। समझ रहे हो आप? यहाँ पे इन्होंने इनको पेंशन देने के लिए कहा, वहां पे बॉम्बे वाले जो थे उन्होंने इनको शरण देने को कहा, उनको शेल्टर्ड करने को कहा। 1777 में नाना फैंडविस जो है उस ट्रीटी के अगेंस्ट जाते हैं, जो कि कैलकाटा काउंसिल के साथ की गई थी, और उन्होंने क्या किया? फ्रेंच को एक जो वेस्टर्न कोस्ट था वो दे दिया।
अब फ्रेंच से अंग्रेजों की ऑलरेडी नहीं बनती थी। अब यहाँ पे नाना फैंडविस ने जब ये किया तो इसके बाद ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया और उन्होंने पुणे पे जो है वो अटैक कर दिया। यहाँ पे सीरीज ऑफ बैटल होने स्टार्ट हुए थे आपके, और उसके बाद एक बैटल वादगांव में लड़ा गया था जो कि पुणे के नजदीक है। और उसी बैटल में जो है मराठा जो महाजी के अंडर में थे, महाजी शिंदे के अंडर में थे, उन्होंने जो है एक डिसिसिव विक्ट्री जो है हासिल करी अंग्रेजों के ऊपर। यहाँ पे इनकी जीत होती है। तो वहां पे अंग्रेज फोर्स्ड हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ वादगांव जो है 1779 में मराठास के साथ साइन किया। उसके बाद एक बहुत सारी सीरीज होती है बैटल्स की, कभी कुछ को लेके इनके बीच में क्लैशेस होते रहते हैं। और फाइनली जो है ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वो ट्रीटी ऑफ सालवाई पे एंड अप होता है, जो कि 1782 में साइन किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, ये ईयर आपको पूछा जाता है। अब ये पूछा जाता है कि आखिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होने के रिजल्ट्स क्या हुए थे। तो ऑब्वियसली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सलसेट वाला जो एरिया था वो रिटेन किया, ब्रॉच वाला एरिया भी उनके पास रह गया। और उसके बाद जो है मराठास को एक गारंटी मिल गई कि वो जो है डेक्कन वाले जो एरिया है वहां पे अपनी जो एक सुप्रीमेसी है वो साबित अभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद रघुनाथ राव को एक पेंशन के थ्रू 3 लाख पर ईयर वाले पेंशन के थ्रू उनको जो है वो रिटायर कर दिया गया। और उसके बाद इंग्लिश जो है उन्होंने माधव राव सेकंड को, जो कि नारायण राव के बेटे थे, पेशवा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। अब होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि एंग्लो मराठा वॉर, जो मराठा वॉर्स थे वो 18th सेंचुरी के और 19th जो बिगिनिंग थी 19th सेंचुरी के, उसके बीच में ब्रिटिश और मराठास लड़ रहे थे। और उसके बाद इसी एंड में जो है, इसी के एंड के बाद मराठा पावर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी जो है वो स्टैब्लिश कर ली थी। अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ये जानना है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है, मैंने बताया था कि टीपू सुल्तान की डेथ के बाद मैसूर जो है वो किसके अंडर में आ गया था, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था। कौन सा वो टाइम था, 1799, राइट। आपको अगर याद हो एंग्लो मैसूर वॉर, पिछले लेसन को देखिए अगर याद नहीं है तो यहाँ पे जब मैसूर रीजन से टीपू सुल्तान वगैरह हट गए तो अंग्रेजों का एक तो पूरा हट ही गया उनका दुश्मन जो था। यहाँ पे अब बच गए थे कौन, एक इंडियन पावर में अगर आप देखते हो तो सिर्फ मराठास ही बच गए थे। और उस समय जो है मराठा कॉन्फेडरेसी जो है वो 5 मेजर चीफ्स में डिवाइडेड थी, जैसे कि मैंने बताया। पेशवास थे पुणे के, गायकवाड़ बड़ौदा के, होलकर इंदौर के, सिंधियास ग्वालियर के और भोसलेस नागपुर के। तो ये 4 जो है संधि इन्होंने कर रखी थी। उस समय मराठा कॉन्फेडरेसी जो है 5 मेजर चीफ्स में डिवाइडेड थी। और उनके जो है यही एक चीज गलत हुई कि ये जो है अपने आप में ही उलझना शुरू हो गए थे, क्वारल करना शुरू हो गए थे। जो बाजीराव सेकंड थे, जो कि रघुनाथ राव के बेटे थे, उनको पेशवा बनाया गया था माधव राव सेकंड के बाद। और उसके बाद एक बैटल होता है, बैटल ऑफ पुना 1802 में, जिसके द्वारा क्या होता है कि होलकर्स जो थे इंदौर के, उन्होंने पेशवास और सिंधिया को डिफीट किया उन पे अटैक करके। और इसके बाद क्या होता है कि ट्रीटी एक साइन की जाती है, जो कि जिनकी जो टेरिटरी थी उन्होंने ये किया कि वो अपनी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देंगे और उनके ट्रूप्स जो होते हैं, उनके जो सैनिक होते हैं, ब्रिटिश ट्रूप जो होते हैं, वहां पे उनको मेंटेन रखेंगे। और सिंधियास और भोसले जो थे उन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया और इसी के कारण जो है वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। बिकॉज इन्होंने इन पे अटैक किया था और उन्होंने इसको ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था, इसलिए ये जो है बैटल ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। सिंधिया और भोसलेस ने ही इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 में लड़ा गया था। होलकर्स ने भी फिर बाद में जाके इनको इस बैटल को ज्वाइन कर लिया था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये सब जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ ये एक दूसरे से जुट हो रहे थे। और ये जो वॉर है ये बैटल ऑफ किस पे एंडेड हुआ, ट्रीटी ऑफ बसीन पे, जिसको किस पे कब साइन किया गया, 1802 में। इस ट्रीटी को ये कहा जाता है कि दिस ट्रीटी गेव द इंग्लिश द की टू इंडिया, मतलब अंग्रेजों को एक चाबी मिल गई थी यहाँ पे इस दरवाजे को खोलने के लिए, इंडिया के दरवाजे को खोलने के लिए। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो मराठा फोर्सेस थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा डिफीटेड होते चले गए एक एक करके, जितने भी ये 5 जो मेजर चीफ्स थे। सिंधियाज ने एक ट्रीटी साइन करी
और 1803 में, और उसके बाद ब्रिटिशर्स को उसमें बहुत सारी टेरिटरी जो है वापस मिल गई, जैसे कि गंगा यमुना दोआब वाला रीजन ही उनको वापस मिल गया, और फिर उसके बाद गुड़गांव वाला रीजन या जो दिल्ली वाला रीजन है वो, और गुजरात, ये बुंदेलखंड, अहमदाबाद और ये वाले रीजन जो है वो अंग्रेजों के पास चले गए। भोसलेज ने भी एक ट्रीटी साइन करी अंग्रेजों के साथ, देवगांव वाली 1803 में, जिसके द्वारा जो कटक और बालासोर वाला जो रीजन था वो अंग्रेजों के पास चला गया। होलकर्स को भी एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी राजघाट वाली 1805 में, जिसके कारण बूंदी और जो रामपुरवा वाले रीजन्स थे वो उनके पास चले गए। तो इस तरीके से करते करते जो सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट कहोगे ना, बहुत लार्जर पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था यहाँ पे, ठीक है। अब होता है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इसकी वजह क्या थी, ये क्यों होता है? तो इस ट्रीटी के बाद तो आपने देख लिया कि जो इस ट्रीटी के बाद क्या होता है कि जो कंपनी है उनको रिसीव करते हैं फ्रॉम अ कंपनी अ नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रल इंडिया वाला बहुत सारा जो रीजन है वो अंग्रेजों के पास जो है चला गया था। अब यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों होता है? तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का बैकग्राउंड अगर आप देखो तो यही वजह थी कि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था उसमें उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड करने की एक कोशिश करी। मराठास ने अपने प्रेस्टीज को, अपने पावर को फिर से हासिल करने की उन्होंने कोशिश करी। वो चाहते थे कि जितनी टेरिटरी उन्होंने अंग्रेजों को गंवाई है ना, वो सारे के सारे वो उनसे छीन ले, वापस ले लें। और इसीलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा अनहैप्पी थे और ब्रिटिशर्स जो है उनके इंटरनल अफेयर्स में काफी ज्यादा मतलब हरास कर रहे थे, उनको काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे, उनके इंटरनल मैटर में काफी ज्यादा वो टांग अड़ा रहे थे, इस चीज से वो काफी ज्यादा दुखी रह रहे थे। चीफ रीजन जो क्या था, मेन रीजन जो क्या था इस वॉर का, वो था ब्रिटिशर्स का पिंडारीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना। और ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि इन पिंडारियों को जो है वो मराठास ही शरण दे रहे हैं, और यही जो मेन रीजन था, इसी की वजह से ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो वो होता है। अब आपको याद रखना है, लॉर्ड हास्टिंग इस समय जो है वो गवर्नर जनरल थे। मराठा चीफ दो थे, पेशवा बाजीराव सेकेंड। उन्होंने इस चीज को मतलब जो है एक अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक मुहिम जारी करने के लिए उन्होंने अपने आप को यूनाइटेड करना शुरू कर दिया था, और उसके खिलाफ उन्होंने जो है वो जंग छेड़नी शुरू कर दी थी। तो बाजीराव सेकंड जो थे उन्होंने काफी ज्यादा अपने आप को एक हर्डल्स के थ्रू बहुत ज्यादा अपने आप को सशक्त करने की कोशिश करी, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो छेड़ दिया था। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो है फिर भी इनकी हार होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद भी, और यहाँ पे इस हार के बाद ही जो है मराठास की सुप्रीमेसी वो मतलब जो ये अपने आप को पूरी तरीके से इनका जो है वो डिसइंटीग्रेशन इसी के बाद होता है। तो पेशवास ने अटैक किया ब्रिटिश रेसिडेंसी जो थी पूना पे, और अप्पा साहेब ऑफ नागपुर जो है उन्होंने अटैक किया रेसिडेंसी जो नागपुर में थी वहां पे, और उसके बाद होलकर्स ने भी अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था वॉर के लिए। बट बाय देन क्या होता है कि मराठास काफी ज्यादा तब तक अपनी टेरिटरी जो है वो लॉस कर चुके होते थे, और उनको ग्रो करने के लिए एक पावर की जरूरत थी। सिंस उनकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑलरेडी ठीक नहीं थी, और बहुत सारे उनके जो यहाँ पे स्टेट्स थे, बहुत सारे जो रीजन्स थे वो ऑलरेडी अंग्रेजों के पास जा चुके थे, तो वो कंफ्यूज थे और बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट थे कि हम आखिर कैसे अंग्रेजों से जो है वो सामना करें। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशवास जो है वो डिफीटेड होते हैं खिड़की में, भोसले डिफीटेड होते हैं सिताबुल्दी में, और होलकर्स डिफीट होते हैं महिदपुर में। और इसके डिफीट के बाद ही जो है ये इनका जो है ट्रीटी एक साइन इनको करना पड़ता है। 1817 में ट्रीटी ऑफ पुना पेशवास के साथ अंग्रेज साइन करते हैं, 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधियास के साथ साइन करते हैं, और 1818 में ट्रीटी ऑफ मंदसौर वो होलकर्स के साथ साइन करते हैं। जून 1818 में पेशवा को है वो फाइनली सरेंडर करना पड़ता है, और जो है मराठास की जो संधि थी, जो कॉन्फेडरेसी थी, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, और इस तरीके से आपका एंग्लो मराठा वॉर जो है वो एंड अप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि रीजंस क्या क्या थे मराठास के डिफीट के। तो मराठास के जो डिफीट की सबसे ज्यादा जो वजह थी वो थी इनकी इन डेप्थ लीडरशिप। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो अपने आप को इन्होंने ग्रुपिज्म स्टार्ट कर दिया था, तो जहां पे ग्रुपिज्म होगी वहां पे ये सारी चीजें होंगी।
मराठास के जो लीडर थे बाजीराव सेकेंड, दौलतराव सिंधिया और या जसवंतराव होलकर, वो वर्थलेस थे और काफी ज्यादा सेल्फिश लीडर्स थे, ये यूनाइटेड नहीं थे। डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, क्योंकि जो मराठा जो थे वो अपने आप में ही काफी ज्यादा उलझे हुए थे और उनकी जो एक होता है ना कि किस तरीके का नेचर आप रखते हो, किस तरीके का आपकी एक जो भी जीत के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो इनके पास यहाँ पे मौजूद नहीं थी। लूज पॉलिटिकल सेटअप भी था इनका, क्योंकि इनकी लीडरशिप जो है वो अच्छी नहीं थी। छत्रपति शिवाजी का नाम आता है लेकिन बाकी लीडर्स इनके अच्छे नहीं थे। मिलिट्री सिस्टम भी इनका काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो है वो काफी ज्यादा सशक्त सेना थी उनके पास काफी ज्यादा वेपनरी अच्छी थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, लेकिन मराठास के पास सिर्फ गुरिल्ला वॉरफेयर था जो कि काफी हद तक काम नहीं आ पाया। उन्होंने एक जो है इम्पोर्टेंस जो है आर्टिलरी की, इसको नेग्लेक्ट किया और पूना गवर्नमेंट ने एक आर्टिलरी डिपार्टमेंट सेटअप तो करा था लेकिन वो हार्डली फंक्शन करता था। उसके बाद इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी काफी ज्यादा अनस्टेबल थी। मराठास जो है उनको लीडरशिप जो है उसमें वो फेल हो गए थे। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उनकी चेंज होनी शुरू हो गई थी, जो कि जो जरूरत की थी वो इनको मिल नहीं पा रही थी। इकोनॉमिक पॉलिसी भी, अब अगर इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप वॉर नहीं लड़ सकते हो। इंडस्ट्रीज नहीं थी इनके पास फॉरेन ट्रेड नहीं थे, तो कहां से इनके पास इनकम आएगा। तो ये सारे जो है वो वजह बने इनके डिफीट के लिए। उसके बाद इंग्लिश डिप्लोमेसी और ये सारी चीजें मैंने बताया, जैसे वो इंटरनल मैटर्स में काफी ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे। फिर प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक, मतलब इंग्लिश जो है काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक थे, उन्होंने रिजुविनेट करना अपना शुरू कर दिया था और वो जो मौके की तलाश में रहते थे और उस मौके का वो बहुत अच्छे तरीके से फायदा भी उठाते थे। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन्होंने वो जो उनके 5 हाउसेज जो डिवाइडेड थे ना, होलकर, सिंधिया और ये सारी चीजें, उसी डिवाइडेशन का, उसी डिसइंटीग्रेशन का इन्होंने सही समय पे सही फायदा उठाया और उसके बाद उन्होंने उसको क्रश करने में मराठास को उनको हेल्प मिली। ये सारे रीजंस थे जो इनके फेलियर के कारण बने थे। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो 1779 से 82 के टाइम पीरियड में सीरीज में लड़ा गया था, इसको आप क्रोनोलॉजी को मतलब अरेंज करो। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर सबसे पहले क्या हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको याद है तो आंसर क्या हो सकता है। आई थिंक द करेक्ट सीरीज इज ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वाडगांव एंड ट्रीटी ऑफ सलवाई, राइट? यही हुआ था ना, तो आप देख लीजिए कौन सा सही है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलवाई किसके किसके बीच में, कब, कौन से वॉर में साइन हुआ था, तो इंग्लिश और मराठास के बीच में साइन हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, या तो इसको पूछ देगा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके किसके बीच में साइन हुआ था, या फिर ये पूछ देगा कि ये दोनों जो है ट्रीटी ऑफ सलवाई कब किस वॉर में साइन हुआ था। बिटवीन whom was the treaty of पुरंदर in 1766 made, यही इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ऑफकोर्स मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में आप देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है किस तरीके से ये था, जिसके बाद जो है सल्सट वाला एरिया जो ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था। अब यहाँ पे मेंस के कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करने दिए जा सकते हैं। वाई डिड द मराठास फेल इन एस्टैब्लिशिंग अ लास्टिंग एम्पायर इन इंडिया? 2-3 चीजें मैंने एक्सप्लेन करी, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और इनका जो है वो मराठा कॉन्फेडरेसी का जो है 5 जो इनके लोग थे जिनका जो है वो डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा था, जो ग्रुपिज्म हो रहा था, वो डिस्क्राइब द रोल ऑफ शिवाजी इन ग्रोइंग मराठा पावर एंड ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ हिज पॉलिसी वॉज हेल्पफुल इन एक्सपेंशन ऑफ मराठास। तो मराठास की जो पॉलिसीज थी जो शिवाजी ने लाई थी वो किस तरीके से इनके एक्सपेंशन में हेल्पफुल रहा, लेकिन मराठास के फेलियर को भी आपको डिस्कस करना है कि क्या क्या वजह थी जिसके कारण इनका जो है वो विघटन हो गया था। डिस्कस द कॉजेज ऑफ 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, क्यों हुए थे मैंने आपको बताया, और फिर आपको डिस्कस ये भी करना है कि मराठास के डिफीट की वजह क्या थी, रीजंस क्या क्या थे। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे 1993 to 8 सब में आ चुका है, तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। 2-3 यहाँ पे मैंने साइट करी है। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो एक कह सकते हैं कि फॉर्चुनेट तो था, लेकिन
लोएस्ट था, मतलब किस तरीके से आप कह सकते हो कि एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मराठास के पावर को स्टैब्लिश करने के लिए ये जो फर्स्ट मराठा वॉर है वो लड़ा गया था, और किस तरीके से इसने बाद में जाके हिस्ट्री को चेंज किया। फिर ट्रीटी ऑफ सलवाई जो 1782 में साइन किया गया था, वो नीदर ऑनरेबल टू द इंग्लिश नॉर एडवांटेजियस टू देयर इंटरेस्ट। किस तरीके से ट्रीटी ऑफ सलवाई जो है वो बिल्कुल भी अंग्रेजों के लिए फलदायी नहीं साबित हुआ, इस पे कमेंट करना है आपको। इसीलिए तो सेकेंड वॉर लड़ा गया ना, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया। सो upon the whole, then I conclude that the Treaty of Bassein was wise, just a political measure. तो मतलब किस तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रीटी ऑफ बसीन जो है एक वाइज स्टेप था, एक अच्छा स्टेप था, लेकिन एक पॉलिटिकल मेजर होने के साथ साथ एक अच्छा स्टेप तो था, लेकिन किस तरीके से आप इसको कमेंट कर सकते हो, तो इस पे आपको लिखना है आंसर, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में कि अष्टप्रधान एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन में था। जैसे कि मैंने बताया, अष्टप्रधान या फिर जो आपके पेशवा होते थे वो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि मराठाज एमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल सही, मराठा वेर द फर्स्ट टू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनाइटेड इंडियन नेशन। ऑफ कोर्स नॉट, होलकर्स अलग, गैकवर्ड अलग, बरोदा अलग, तो कैसे, नहीं ना। तो ये आपका जो है रीजन वो गलत है। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भाई बाकी चीजें जो है आपको खुद से लिखनी पड़ेंगी, खुद से जाननी पड़ेंगी, ठीक है। आप कम से कम अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को शुरू कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया होता जाएगा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से कितने देर में मैं आंसर को लिख रहा हूँ। अगले लेसन में हम सिख वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या वजह रही और उसके जो है इफेक्ट क्या क्या हुए, उसके आउटकम क्या क्या हुए। इस तरीके से क्वेश्चंस के साथ, प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका दोनों का दोनों जो है चीज वो कंप्लीट होता रहे। एंड डू नॉट वरी अबाउट दिस सीरीज, दिस आई विल कंप्लीट वेरी सून। ओके, स्टे ट्यून्ड, इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।